गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके अंतर्गत हम भारत पाकिस्तान संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद, जिसको हम धार्मिक युद्ध कह सकते हैं, कि जिहाद की जो नीति है और इससे जो उत्पन्न होने वाली जो इस समस्या है उसके बारे में विस्तारपूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंधों में कटुता और आपस में वैमनस्य कई बार पाकिस्तान के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाता है। धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्य को पाकिस्तान के शासक जानबूझकर बनाए रखना चाहते हैं। वे सांप्रदायिकता के जहर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में भी अभिव्यक्त करते रहे। आप देख लीजिए, चाहे मानवाधिकार परिषद हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी मंच पर हो, किसी क्षेत्रीय संगठन पे हो, कहीं पर भी हो, पाकिस्तान हमेशा इस प्रकार के जो जो जिस प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि सांप्रदायिक विष है, वो हमेशा अपने विचारों से अभिव्यक्त करता आया है। आप देखेंगे अपनी इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सितंबर 1963 में हजरत बालकांड जो हुआ उसको लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया। 1965 में बड़े पैमाने पर कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना शुरू किया। विद्रोह भड़काने के लिए सांप्रदायिक विष का सहारा लिया। 1969 में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। और आप देखिए, जो बाबरी मस्जिद कांड के बाद में जो देखते हैं कि मुंबई में जिस प्रकार से जो हमले हुए, आतंकवादी हमले जो किए गए, तो इस प्रकार से हमेशा आए दिन भारत के अंदरूनी मामलों में जिहाद को बल देते हुए और जिहाद के नाम पर युवकों को गुमराह करके और इस प्रकार के आंतरिक हस्तक्षेप के जो काम कर रहा है पाकिस्तान, ये उसकी नीति रही है, हमेशा भारत विरोधी नीति रही है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा आप देखेंगे शीत युद्ध के दौरान आप देखिए कि शीटो सेंटो इसका मेंबर बन गया था और भारत की किलेबंदी करने की जो उसने वो अपनी योजना बनाई थी, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, भारत संबंधों में और भी ज़्यादा खराब करने वाली जो प्रमुख समस्या है वो भारत की पाकिस्तान की गुटी और शस्त्रों की होड़ नीति है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने सीटों की 1955 में और सेंटो भी 1955 जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बनकर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरे, पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत विरोधी प्रचार का सहारा लेकर अमेरिका से नहीं बल्कि सेंटो शक्तियों विशेषकर ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की। भारत चीन संबंधों को जो संबंध बिगड़े, इससे पाकिस्तान ने चीन की हमदर्दी प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उसने अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया कि जब 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ, उसके बाद में हमारे उसके साथ राजनीतिक संबंध खत्म हो चुके थे, तो चीन ने इसको अच्छे ढंग से भुनाने का प्रयत्न किया और चीन ने उसकी हमदर्दी प्राप्त की। और आप देखते हैं कि जो भी 65 का 71 के युद्ध में उसने चीन से सहायता प्राप्त की। तो और दूसरा, जिस प्रकार से बगदाद संधि, सेंटो इनमें सब में वो मेंबर बन के भारत को इस शीत युद्ध के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया और तनाव को पैदा उसने करने का पूरा प्रयत्न किया। पश्चिमी शक्तियों की भी इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के बराबर पाकिस्तान को भारत के बराबर रखना चाहती थी। वे समझती थी कि यदि भारत को शांति का समय मिल गया तो वो महान शक्ति बन जाएगा। अतः अमेरिका ने भारत के विरोध पर भी पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र दिए। भारत ने कई बार नाराजगी जताई कि आपके द्वारा दिए गए हर शस्त्र हमारे विरुद्ध ये इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप शस्त्र न दीजिए, रोकिए। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका है वो अनवरत देता रहा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये शीत युद्ध के दौरान की बात कर रहा हूँ। अब उसको पता लग गया कि कश्मीर पे जो 1948 में, फिर 65 में, 71 में इस प्रकार के जब युद्ध हुए, पाकिस्तान ने हमेशा मात खाई, पाकिस्तान ने हमेशा से हार का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान ने क्या किया, भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन देना का शुरू कर दिया था। देखिए, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार सहायता पहुंचाने, उसे बढ़ावा दिए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई। भारत के पंजाब राज्य और जम्मू एंड कश्मीर राज्य दोनों में ज़बरदस्त तरीके से आतंकवाद को पूरी तरह से फैलाने में, उसको बढ़ावा देने में, प्रोत्साहन देने में पूरी अपनी भूमिका निभाता रहा है पाकिस्तान। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान आतंकवाद का पूरा समर्थन करता है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी प्रवृत्ति 1993 में जो मुंबई बम कांड हुए उससे स्पष्ट होता है। मुंबई में हुए बम विस्फोट की योजना बनाने और कार्यरूप देने में पाकिस्तान की
सह अपराधिता भारतीय जनता में ये मत पक्का हुआ कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के जो मंसूबे बनाता है और भारत में अस्थिरता पैदा करने की स्थितियों का निर्माण करता है। साथ ही पाकिस्तान के नेताओं को बड़े भड़काने वाले वक्तव्य भी दिए गए, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया। स्पष्ट हो गया था कि 1992 में जो मुंबई बमकांड में जो हमले हुए और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपनी जो भूमिका निभाई, इससे साफ जग जाहिर होता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने हजरत बल की घटना के साथ लगातार मिथ्या प्रचार किया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक भावना को भड़काना, उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा देना। भारत ने अब स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को बताया कि उसके द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार दिए जा रहे समाधान से न केवल शिमला समझौते बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में सर्वमान्य मानकों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि इसका द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास का माहौल बनाने के प्रयासों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ा है और जो शिमला समझौते हुए थे उसके जो हमने मापदंड तय किए थे उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे जो द्विपक्षीय दोनों देशों के संबंध है उस पर भी हमारे अथक प्रयासों पर भी ये एक प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। फिर आप देखिए कि 1990 80-90 के दशक में पाकिस्तान ने सोवियत आक्रमण के भय की आड़ में अमेरिका और चीन से सैनिक बल या सैनिक माल पूरी तरह से उनसे खरीदने लगा। अमेरिका और चीन भी दक्षिण एशिया में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के बहाने पाकिस्तान को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिकतम टैंक, मिसाइलें, धरती और आकाश से मार करने वाली मिसाइलें जैसे F-15, F-16, F-16C जैसी विध्वंसक वायुयानों और अवॉक्स को सप्लाई करने लगे। महाशक्ति द्वारा पाकिस्तान की किलेबंदी और इस्लामिक बम निर्माण के दुराग्रह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया। पाकिस्तान अपने जन्मकाल से ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के हाथों का खिलौना बना हुआ है और भारत के लिए हमेशा से नई नई परेशानियां और समस्या पैदा करता रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से अशांत राज्य है, एक फेलियर स्टेट, एक असफल राज्य है जो हमारे पड़ोस में बना हुआ है। ये अपनी आज़ादी से ही हमारे खिलाफ हर समय हर कोशिश में लगा रहता है और आज भी इससे बाज वो नहीं आया है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और भी समस्या पनपी, जैसे तुलबुल जल परिवहन परियोजना। अब देखिए, भारत ने 1984 में तुलबुल जल परिवहन योजना को प्रारंभ किया था और इस परियोजना का उद्देश्य सूखे के मौसम में झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करके वूलर झील और सुपोर क्षेत्र में बीस पानी की मात्रा को बनाए रखना है, जिससे वर्ष भर इस क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। और पाकिस्तान शुरू से इस परियोजना का विरोध करा है। अब ये जो तुलबुल जल परिवहन परियोजना है, इसमें किसी भी प्रकार का पाकिस्तान का आयत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को उठाकर हमें अशांत करने और वैश्विक स्तर पर एक प्रकार से ये हरकतें करने से बाज पाकिस्तान नहीं आया। जबकि वास्तव में ये थी कि जो झेलम नदी के जो पानी है उसको एक तौर पे जब सूखे का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, उस समय नियंत्रित करके जो हमारी वूलर झील है और सुपोर क्षेत्र है वहाँ पर पानी की मात्रा को बनाए रखना था और कुछ भी नहीं था, ताकि वर्ष भर इस ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है, यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन इसका पाकिस्तान ने विरोध किया। फिर आप देखते हैं जो सर क्रीक विवाद है। सर क्रीक गुजरात में कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिंध की सीमा पर स्थित एक 60 किलोमीटर एक ज्वारीय नदी चैनल है और इस क्षेत्र में कई क्रीक हैं जिनके नाम पर कन्हर, पंडाला, कोरी आदि ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं। अब सर क्रीक की विशेषता ये है कि ये ठीक ठाक भारत पाक सीमा के बीच स्थित है और ये किस देश की सीमा में आता है अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया। और इस विवाद का मुख्य कारण दोनों पक्षों द्वारा सर क्रीक को अपनी सीमा में बताया जाना है। दोनों ही देश ही बता रहे हैं। भारत का ये तर्क है, भारत का ये आर्ग्यूमेंट है कि सर क्रीक की सीमा निर्धारण दो बराबर भागों अर्थात भूखंड के मध्य से होना चाहिए। पाकिस्तान इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात पर वे दो जोर देता रहे हैं कि सर क्रीक के पूर्वी भाग की सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिस पर भारत सहमत नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों की तलाश में रहता है कि तनाव कैसे पैदा किया जा सके। इसी प्रकार से आप देखिए सियाचिन विवाद है। अब सियाचिन विवाद उसमें क्या है कि सागर तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 110 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय में भारत पाक चीन सीमा पर स्थित ये सियाचिन हिमनद उचित सीमा निर्धारण नहीं किए जा सकने के कारण भारत पाक के मध्य आज भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सियाचिन हिमनद पर भारत और पाक की सीमा चौकियां विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकी है, जहां दोनों देशों के सैनिक प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अपने देशों में तथाकथित सीमा की सुरक्षा पर दिन रात डटे रहते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी पाकिस्तान हमेशा भारत में दखलंदाजी करता रहता है।
अब ये सब कुछ समस्या होते हुए भी भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इससे रिश्ते सामान्य न करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहावत है कि मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसलिए हमने सोचा कि हमारे जितने भी दक्षिण एशिया के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे अच्छे संबंध कायम करें। तो भारत ने कई बार आगे बढ़कर संबंधों को सुधारने के लिए अपने प्रयत्न किए। किस प्रकार से हम स्पष्ट करके इसको समझते हैं। भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई प्रयत्न किए जाते रहे। जैसे आप देखिए 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद में शिमला समझौता हुआ। ये सब उसी का प्रयत्न थे और क्या। 1974 में आप देखिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उससे युद्ध बंदियों की समस्या का समाधान हुआ। नवंबर 1974 में दोनों देशों में डाक तार यात्रा आदि विषय के बारे में समझौता हुआ। नवंबर 1974 में व्यापार समझौता हुआ। 1976 में दोनों देशों में कूटनीतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया। 14 अप्रैल 1978 में सलाल जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान के मध्य संधि हुई, जो सलाल जल संधि के नाम से प्रसिद्ध है। जब 1979 में पाकिस्तान ने सेंटो की सदस्यता त्याग दी तो उससे सितंबर 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्रदान की, लेकिन भारत ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत इस सैनिक गुटों सैनिक संघर्ष के खिलाफ था। और जब उसने पाकिस्तान ने ये सदस्यता त्याग दी तो हमने उसका स्वागत किया। 17 दिसंबर 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जियाउल हक के मध्य एक 6 सूत्री समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि वे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। 10 जनवरी 1986 को भारत और पाकिस्तान के आपसी आर्थिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार पुनः शुरू करने के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार को दोगुना करने, दोनों देशों के मध्य सीधी डायल सेवा शुरू करने, वायु सेवा सुविधा को बढ़ाने पर सहमति हुई। दिसंबर 1988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। बेनजीर भारत के साथ युद्ध वर्जन संधि के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कश्मीर समस्या सहित अन्य विवादों को निपटारे के लिए शिमला समझौते के महत्व को स्वीकार किया। 31 दिसंबर, अब देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, तो बेनजीर ने भारत के साथ युद्ध वर्जन संधि के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कश्मीर समस्या सहित अन्य विवादों को निपटाने के लिए शिमला समझौते के महत्व को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों के मध्य 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के मध्य एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करने से संबंध है। भारत ने एक नई दिल्ली लाहौर दिल्ली मतलब यूँ कहें कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का प्रारंभ करने की पहल की। इस सेवा को नियमित करने के संबंध में 17 फरवरी 1999 में इस्लामाबाद में एक करार और एक प्रोटोकॉल का संपन्न किया। इस सेवा को नियमित करने के संबंध में 17 फरवरी 1999 को इस्लामाबाद में एक करार हुआ, एक प्रोटोकॉल संपन्न किया गया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा को उद्घाटन के अवसर पर लाहौर यात्रा करके अपनी ऐतिहासिक पहल की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने लाहौर घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों में शांति और सुरक्षा के एक युगांतकारी घटना के तौर पर देखा जा सकता है। अब ये जो लाहौर घोषणा हुई या लाहौर जो समझौता हुआ, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु पर सहमति बनी वो पहला ये था कि सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा और इससे लड़ने की प्रतिबद्धता। दूसरा, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए द्विपक्षीय नियमित वार्ता, मतलब भारत पाकिस्तान इस पर दोनों ही मिलकर इस पर बात करेंगे। तीसरा, शिमला समझौते को मूर्त रूप देने के प्रति वचनबद्ध रहना, कि जो शिमला समझौते में हमारी सहमति बनी थी उन सिद्धांतों को उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एक प्रकार से वास्तविक रूप देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया। साथ ही परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम करने पर सहमति। अगला, भविष्य में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने पर विशेष जोर दिया गया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों की सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना, वीजा व यात्रा संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण, मानवाधिकार से संबंध मुद्दों के निपटारे के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाने का एक जो मंशा जाहिर की। तो इन सभी पर लाहौर घोषणा पत्र में इन सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति की, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है और विभिन्न प्रकार के हमारी पहल को उसने असफल बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारा करगिल संघर्ष हुआ और देखते हैं कि आज भी भारत और पाकिस्तान इतने पड़ोसी होते हुए भी दूर के पड़ोसी हैं। पाकिस्तानी प्रेस भारत में या पाकिस्तानी जो प्रेस है वो भारत विरोधी प्रचार हमेशा निरंतर करती रहती है। द्विपक्षीय मुद्दों को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालता रहता है। अमेरिका से सैनिक सामान, घातक F-16 जैसे विमान, हारफूज नामक जहाज आदि खरीद रहा है। इन दिनों
मतलब यूँ कहें कि लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर के मामले को लेकर चलने वाले संघर्ष में दोनों और कटुता को और भी बढ़ावा दे रहा है। पिछले 5-6 वर्षों में इस विवाद को लेकर दोनों देशों के सेनाओं के मध्य भी कई प्रकार की छोटी मोटी झड़पें हुई। भारत में अस्थिरता पैदा करने पाकिस्तान सिख और जम्मू कश्मीर के मतलब आतंकवादियों को जिस प्रकार से सहायता, प्रेरणा और प्रशिक्षण दे रहा है। आप देखते हैं कि नवंबर 1986 में पाकिस्तान ने सैनिक अभ्यास के बहाने भारत से लगी सीमा पर भारी संख्या में अपनी सेना को तैनात कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में तनाव के हालात पैदा हो गए। सौभाग्य से दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य 5 दिन की बातचीत के बाद 4 फरवरी 1987 में एक समझौता हुआ और युद्ध का खतरा टल गया। 28 मई 1990 को भारत ने विश्वास पैदा करने का एक मस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाकिस्तान से आतंकवादियों को अपना समर्थन बंद करने, शस्त्र व आतंकवादियों को पकड़ने, आतंकवादियों को पारगमन सुविधा न दिए जाने, कानून से बचकर भागे लोगों को पकड़कर सौंपने की मांग की गई। भारत के प्रस्ताव का अनुसरण कर विदेश सचिव स्तर की वार्ताओं के 3 दौर हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य हॉटलाइन स्थापित की गई। 19 अगस्त 1992 में भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव स्तर की बातचीत को 6ठे दौर की वार्ता के अंत में दोनों देशों के रासायनिक शस्त्रों के पूर्ण प्रतिबंध तथा दोनों देशों की राजनीति की आचार संहिता संबंधी एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। आप देखते हैं कि मई 1992 में इस्लामाबाद के राजनयिक राजेश मित्तल के अपहरण, उसके शारीरिक यातनाएं देने, निष्कासन की एक पाक कार्रवाई के बाद दोनों देशों में होने वाली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित कर दी गई थी। 17 मार्च 1994 में पाकिस्तान ने बिना किसी न्यायसंगत कारण के एक तरफा निर्णय लेकर मुंबई स्थित कौंसलावास को बंद करने की घोषणा की गई। उसके बाद से 26 दिसंबर 1994 में पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वे अपना कराची स्थित प्रधान कौंसल बंद कर दें। इससे दोनों देशों के मध्य कटुता उत्पन्न हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा अयोध्या विवाद पर प्रस्ताव पारित करना, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास, पाकिस्तान के कई राजनीतिक ग्रुपों और सीमावर्ती संगठनों द्वारा 24 अक्टूबर 1992 में सीमा पर कश्मीर में घुसने का कथित निर्णय भारत पाक संबंधों में अधोगति होने का अशुभ संकेत है। अप्रैल 1998 में पाकिस्तान ने गोरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने यह भी घोषित किया कि उसने 28 और 30 मई 1998 में 6 परमाणु परीक्षण किए। यह भी कहा गया कि ये परीक्षण मई 1998 के आरंभ में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की एक प्रकार से प्रतिक्रिया के रूप में ये सब किया गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। अपनी सेना, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए चीन और अमेरिका से भी सहायता निरंतर ये लेता रहा है।